क्यों रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो सकती है? जी हाँ, रियल एस्टेट मार्केट इस टाइम कुछ साइंस शो कर रही है जो कि आपको समझना है, और मैं अपने 25 सालों का अनुभव आपके पास लेकर आया हूँ कि आपको समझाऊं कि आखिर क्या ट्रेंड है, क्या बिहेवियर है, क्या ऐसे इश्यूज हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट आगे कुछ अलग तरह से रिएक्ट कर सकती है। तो इससे मेरा 25 साल का अनुभव भी है, मैंने जो डिफरेंट साइकिल्स देखे हैं आज मैं आपको वो भी सब बताने वाला हूँ और इसको डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्लैरिटीज भी आपको दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी। जी हाँ, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रियल एस्टेट के अंदर होती है और कोई भी आके रियल एस्टेट के अंदर काम कर सकता है। इसके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा सख्ताई नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, नहीं है, कुछ भी है, आपने अब तो रेरा आ गया है तो आप रेरा सर्टिफिकेट ले लो और उसके बाद काम कर लो। लेकिन अभी भी लोग बगैर रेरा के भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। मतलब ओपन है, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कोई भी घुस जाता है और बहुत सारा पैसा इसके अंदर होता है। तो मार्केट में हमेशा लोगों को ये अट्रैक्ट करता है और इसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट में एंटर कोई भी और कभी भी हो जाता है, उसके बाद एक्सपीरियंस है या नहीं है। अब इसका नुकसान क्या होता है? पुअर डिसीजंस का पाइलअप हो जाता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग पुअर डिसीजंस का शिकार हो जाते हैं। रियल एस्टेट के अंदर स्टॉक मार्केट की तरह साइकिल्स होती हैं, मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे भी जाती है। तो लोग यहाँ प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि न्यू प्लेयर्स जो मार्केट में घुस रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब खराब है, लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है वो मार्केट में घुस तो जाते हैं। जब बाजार तेज होता है तो वो घुस जाते हैं और अक्सर जब बाजार गिरता है तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रियल एस्टेट में कोई फायदा नहीं हुआ, हम अपना काम छोड़कर आए, अलग अलग प्रोफेशन छोड़कर आए, वो सब हमारा बर्बाद हो गया, समय की बर्बादी हो गई। फिर कहते हैं कि रियल एस्टेट में कुछ आता नहीं। लेकिन वो जब मार्केट में घुसते हैं, आप अगर देखें मार्केट पीक पे गई और जब वो लोग मार्केट में घुसने लगे तो आप ये मान लीजिए कि ये साइंस है कि अब डाउनटर्न मार्केट का आ गया है। ये जो अनुभवहीन एंट्रेंट्स हैं मार्केट के अंदर, ये सोशल मीडिया पर या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे जाके न्यू कमर्स जो हैं, इनके पास नॉलेज कम है, एक्सपर्टीज कम है, ये सोशल मीडिया पे क्रेजी तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से यूज करते हैं और इन्वेस्टर्स को कहीं हद तक गुमराह कर देते हैं। क्योंकि ये टूल आजकल बहुत हाईलाइटेड है, अक्सर लोग इस तरह से गुमराह हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे मेथड्स जो हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो एक्चुअल में रियल एस्टेट में बाय करना चाहते हैं, उनको भी खराब कर देते हैं। मतलब प्रोडक्ट को ऐसा बना के छोड़ देते हैं कि एक्चुअल में जो एंड यूजर है उसके मतलब का भी नहीं रहता। हर प्रोडक्ट एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करने लग जाता है। जिसे घर लेना है उसे भी महंगी कीमत पे घर लेना पड़ता है। इन्वेस्टर तो महंगा खरीद ही रहा है, लेकिन उसके पास एक घर तो है पहले से, लेकिन यहाँ जो एंड यूजर है, जो एक्चुअल में बायर है, जिसे रहने के लिए छत चाहिए, उसको भी महंगी कीमत पे घर खरीदना पड़ता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोफेशनल जो अलग अलग फील्ड से हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है वो मार्केट तेजी में घुस रहे हैं। और अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज का होना ये कहीं हद तक मार्केट को क्रैश की तरफ लेके जाता है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स है जो एक्चुअल में एक एक्सपर्ट के पास होने चाहिए, जिसके कारण वो धूल में लट चलाते हैं और तुक्के में चीजें हो जाती हैं। जब बाजार चल रहा होता है तो उनकी फॉल्स प्रॉमिसेस भी एक्चुअल में प्रॉफिट दे जाती है। अब यहाँ पर ये काम और करते हैं कि आपको फॉल्स प्रोमिसेस कर देते हैं, मतलब आपको डिस्काउंट्स के लिए मिसलीड कर देते हैं। कई बार आपने सुना होगा, अक्सर ये बोलते हैं कि हमने प्रोजेक्ट अंडरराइट किया हुआ है, डेवलपर ने सारा माल हमें दिया हुआ है और हमें ज़्यादा ब्रोकरेज मिल रही है। डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, डेवलपर की तरफ से एडिशनल डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, अपनी ब्रोकरेज में से डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। असली में क्या मिल रहा है वो मायने नहीं रखता उनके लिए। उन्हें कस्टमर को इमीडिएटली कैच करना है, अपने जाल में फंसाना है। तो वहाँ झूठे प्रोमिसेस का दावा बहुत तरह से फैल जाता है और अक्सर डिस्काउंट कमिट करके जितना उन्हें मिल नहीं रहा डेवलपर से, उससे ज़्यादा वो डिस्काउंट कमिट कर देते हैं। कहते हैं हमें जब मिलेगा तब हम दे देंगे। और होता क्या है, जब इन्वेस्टर उनसे वो पैसा मांगता है तो अक्सर ये एजेंट बाजार से गायब हो जाते हैं। ना आपका फ़ोन उठाएंगे, ना आपको एड्रेस में मिलेंगे। इन्वेस्टर्स उस समय जो होल्डिंग है उनकी, वो बीच में फंस जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके भी बताता हूँ। अब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आया, आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट करी,
इन्वेस्टमेंट करी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे इसीलिए बता रहा हूँ, पिछले 1 साल पहले एक प्रोजेक्ट आया तो वहां पर 70 लाख रुपीज अप्रॉक्सीमेटली 20% अमाउंट था। तो वहां एजेंट्स ने ये कमिट करना शुरू किया कि आपको 70 लाख रुपए ही देने हैं सिर्फ, और उसमें आपको 50 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। मार्केट तेज चल रही थी, इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया और सिर्फ जिनके पास 70 लाख रुपए थे उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर दी। अब ऐसा ही एक फोन मेरे पास आया, ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। मेरे पास फोन आया, मुझे कहा कि ये बाजार से ऑफर मिल रही है, 70 लाख रुपए लगाने, हमें 50 लाख रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। तो मैंने उनको ये समझाया कि ये प्रॉपर्टी है, ये इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। आपके पास अगर पूरी कीमत है तभी खरीदें। जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि 20% के बाद हम बेच देंगे, वो सिर्फ इसीलिए मिसगाइड कर रहे हैं कि 20% के बाद उनकी ब्रोकरेज रिलीज हो जाएगी। मैंने इसी एग्जाम्पल में एक चीज और जोड़ी उनके लिए। मैंने ये कहा, मान लीजिए अगर 70 लाख रुपए पे मेरे को 50 लाख मिलते हैं तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के भी लगा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 प्रॉपर्टी खरीदी, 10 70 लाख रुपए लगाए, मतलब 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए जो मेरी ब्रोकरेज है मेरे को वो भी मिलेगी, और 50 लाख ब्रोकरेज को छोड़ देते हैं, 50 लाख रुपए ही अगर मेरे को हर प्रॉपर्टी में मिलता है तो 5 करोड़ होता है। ये कमिटमेंट उनको 6 महीने में की जा रही थी। तो मतलब अगर मेरे को 70 लाख रुपए पे 50 लाख मिलता है, मतलब 7 करोड़ पे 5 करोड़ रुपए मिलेगा, और मात्र 6 महीने पे। तो अगर ऐसी कोई स्कीम वाकई में होती तो क्या आपको लगता नहीं कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज बेच के भी वहां इन्वेस्ट कर देता, या कोई भी ऐसा बेवकूफ भी अगर कोई होगा तो वो भी वहां इन्वेस्ट कर देगा। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। आपको ऐसे एजेंट जो आपको ये फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं, उनका मोटिव ये है कि सिर्फ 20% दिलवाना और उसके बाद आपके पैसे को बर्बाद कर देना, क्योंकि एजेंट बाद में गायब हो जाएगा और अपना कमीशन लेके। और रियल एस्टेट रूल्स के हिसाब से 10% प्रॉपर्टी वैल्यू का साथ में जीएसटी वीएसटी जो आपने पे किया है वो सब डेवलपर काट लेगा और वो अपनी रिकवरी कर लेगा। और आपके जो पैसे बचे 70 लाख में से, मान लीजिए प्रॉपर्टी 3.5 करोड़ की है, 70 लाख आपने 20% दिए, तो 10% तो डेवलपर ने काट दिया, जीएसटी वीएसटी भी काट लिया, तो कुल मिला के आपकी जो पेमेंट चलेगी आपके 30-32 लाख रुपए आपको बचे। अब 30-32 लाख रुपए के लिए भी आपके जूते घिसवा देगा, ये आप मान लीजिए बात को, क्योंकि ये पैसे भी आपको रेरा में जाके केस लड़ना पड़ेगा, तब आपको वापस मिलेंगे। 1 2 साल 3 साल कितना लगेगा पता नहीं, और हो सकता है कि आपके 2 जोड़ी जूते भी घिस जाएं उसके अंदर। तो इनिशियली 20% का ये छलावा आपके पैसे को बर्बाद कर सकता है। अगर आपके पूरे पैसे हैं तभी आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। और ऐसे टाइम पर क्या होता है कि 20% पे करने वाले अगर बहुत सारे लोग आ गए तो वो प्रोजेक्ट अक्सर जो 5 गुना सोल्ड आउट होता है वो बाद में बिकने के लिए आ जाता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स आती नहीं है और उन इन्वेस्टर्स का पैसा फंस जाता है जिन्होंने 20% की कमिटमेंट के ऊपर पैसा लगाया, फॉल्स एजेंट्स के थ्रू पैसा लगाया, और ये कमिटमेंट दर कमिटमेंट चलती जा रही होती है। तो यहां आप फंसते हैं, एजेंट नहीं फंसता। ये आपको समझना पड़ेगा, आप अक्सर नहीं समझते हैं। और मैंने देखा है 5 गुना एप्लीकेशंस आ जाती हैं एक लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए। 13, 14, 15 हजार के बीच का कोई रेट आया हुआ है, उसके लिए अगर 5 गुना 1000-1500 अपार्टमेंट का 5 गुना मतलब 5000 एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। तो यहाँ ये माया जाल है जिसमें आप सब फंस रहे हैं। अक्सर ये सिम्टम है जो मैं आपको बता रहा हूं। अक्सर ये सिम्टम होता है जब इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे होते हैं और इन्वेस्टर फंसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी है ही नहीं। वो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लिया है और वो फंस गए वहां पे। अब अगली पेमेंट आएगी नहीं, और जो पैसा रोटेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मेरे पैसा डबल हो जाएगा, वो पैसा डबल नहीं हो रहा, आप अगली बार भी कहीं नहीं ले पाएंगे, तो आपका फंसना वहां तय है। बेटर है आपके पास 70 लाख रुपए हैं तो आप 70 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए, 10-15% का आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन में अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको पैसे देने हैं, तो धीरे धीरे बाद में अरेंज हो जाएंगे। वो मान सकता हूं मैं, अपनी इनकम बढ़ सकती है आपकी, वो सब मैं मान सकता हूं। लेकिन आपके पास 20% है, 70 लाख रुपए है, और आप 3.5 करोड़ की 5 प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी आपने ले ली, तो आपका फंसना लाजमी है, और ये मार्केट को भी तोड़ देता है। तो मार्केट को खराब करने में आपका भी इंपॉर्टेंट रोल है। एजेंट जो कर रहा है अपने फायदे के लिए कर ही रहा है, लेकिन आप भी लालच के चक्कर में फंस रहे हैं कि हम 20% के बाद बेच देंगे। तो ये
फंसना फसाना दोनों इंडिकेशन है मार्केट को आगे खराब करने के लिए। ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें एंड यूजर ज्यादा होते हैं हमेशा उसके अंदर प्रीमियम आप ज्यादा देखेंगे। जो प्रोडक्ट डेवलपर ने निकाला है वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह अगर बिक रहा है तो ये मान लीजिए उसमें आपको फ्यूचर में रिटर्न नहीं मिलेगा। और जब सारे इन्वेस्टर्स बेचने को बाहर निकलेंगे तो प्रीमियम तो बहुत दूर की बात, आपका प्रोडक्ट कोई उतने में भी ले ले ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही प्रोजेक्ट बाद में 5 गुना सब्सक्राइब होने वाला प्रोजेक्ट भी बाद में आपको डेवलपर सेल करता हुआ नजर आ जाता है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है अथॉरिटीज। जी हाँ, अथॉरिटी जो लैंड है वो हाई ऑक्शन प्राइस पे सेल करती है, इन्फ्लेटिंग कॉस्ट होती है और यहां डेवलपर प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं। तो अथॉरिटीज का हाई प्राइस के ऊपर ऑक्शन करना ये भी इसका एक कारण होता है, क्योंकि डेवलपर्स उस हाइप के कारण, क्योंकि उनका माल बिक रहा है, वो हाइप देखते हुए उन प्रॉपर्टीज को खरीद लेते हैं। मतलब यहां जो 20% वाले बायर्स है ना, जब वो पे नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए सिर्फ मार्केट रुकने का ये इंडिकेशन नहीं है, ये इंडिकेशन है प्रोजेक्ट के रुकने का भी, क्योंकि 20% पेमेंट पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और वो डेवलपर प्रोजेक्ट बनाएगा कैसे जब उसके पास पैसे ही नहीं आ रहे। 80% बायर अगर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 10 से 20% पैसा दिया है तो प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएगा ना। ये कारण होता है कि प्रोजेक्ट रुक जाता है फंड्स की कमी के कारण, और फिर लीगल पचड़े। फिर आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, हमें रिटर्न नहीं मिला, हमारा प्रोजेक्ट रुक गया, बिल्डर भाग गया। अरे बिल्डर की क्या गलती है इसके अंदर? बिल्डर तो आपको कह रहा है कि आप फ्लैट लो, मैंने खोला है। बिल्डर की गलतियां भी होती है कई जगह, वो हाइप क्रिएट करते हैं, मार्केट में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्डर की गलती नहीं होती, और वे इंफॉर्मेशन इसीलिए फ्लोट करते हैं कि मार्केट में कितनी एप्लीकेशन उठ रही है उसको गेज कर पाएं, और उस गेज करके उस नंबर ऑफ एप्लीकेशन देख के अपनी मर्जी से अलॉटमेंट करते हैं। हमें इसको देना है, हमें उसको देना है, उसको देना है, हमें एनआरआईज को देना है। वो सब गेज बिल्डर बाद में अपने मन मार्फी करता है। तो अक्सर यहाँ पे बायर बिल्डर ये सब उस जाल में फंस रहे होते हैं। तो हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ता है ये जाल किस समय और कैसा चल रहा है, इस मेस से आपको कैसे बचना है। अब अथॉरिटीज की बात कर लेते हैं। अथॉरिटी हाई रेट पे ऑक्शन करती है। जब वो देखती है माल इतना बिक रहा है तो डेवलपर भी कहता है कि यार मेरा माल बिक रहा है, प्री लॉन्च में मेरा माल बिक रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी आगे बढ़ता है और हाई रेट पे अथॉरिटी से ऑक्शन में खरीद लेता है। तो यहाँ अथॉरिटी महंगे रेट पे ऑक्शन कर रही है, डेवलपर प्री लॉन्च कर रहा है। ये मार्केट के इंडिकेशंस आपको सारे बता रहा हूँ। और मार्केट में न्यू एंटरेंट्स आ गए हैं और वो शेडी पिक्चर दिखा रहे हैं आपको, फॉल्स प्रोमिसेस कर रहे हैं और मार्केट में इन्वेस्टर्स को ट्रिकी वे में लगा रहे हैं। ये इंडिकेशंस हैं, और इन्वेस्टर्स जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि एजेंट जो कह रहा है वो बहुत बढ़िया है और शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा गेन हो जाएगा, और बगैर किसी ड्यू डिलिजेंस किए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो ये वो सारे साइंस हैं जो इंस्टेंटली आपको समझना चाहिए। 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला प्रोजेक्ट फैक्ट नहीं है। तो आप यहाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण, फोमो के कारण 10-20% बायर ही पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ प्रोजेक्ट रुक सकता है। ये आप मान के चलिए, मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, ये मैं मार्केट की बात आपको समझा रहा हूं। आपको कैसे प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करना है कि हमें यहाँ पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अब इस डाउन का रिजल्ट क्या होता है? जी हाँ, अथॉरिटीज को कोई बिडर नहीं मिलता। जब अथॉरिटी महंगे रेट पे ऑक्शन कर रही है आज तो तेजी में अथॉरिटी भी प्राइवेट डेवलपर की तरह काम कर रही है। अरे भाई, इतने महंगे ऑक्शन करोगे तो डेवलपर बनाएगा क्या और बायर खरीदेगा क्या? चलो उसको आगे बाद में और भी बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन ऐसे में फिर बिडर्स मिलते नहीं है अथॉरिटी को जो लैंड ऑक्शंस में जाती हैं, और डेवलपर का 2 से 3 साल के ड्यूरिंग में उसे बेचना और कंस्ट्रक्शन करने का काम शुरू हो जाता है। और ऐसे एजेंट जो नए मार्केट में न्यू एंट्रेंट्स घुसते हैं वो सब मार्केट से गायब हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स मनी लूज करते हैं, और कहीं हद तक ये सारे प्रोजेक्ट्स रुकने शुरू हो जाते हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है और मार्केट में ट्रस्ट डेफिसिट होता है, मार्केट कहीं हद तक रुक जाती है। अब लीगल फॉलआउट और ट्रस्ट डेफिसिट, जी हाँ, ये डिस्प्यूट रेगुलेटरी बॉडीज के पास पहुंचते हैं, रेरा और कोर्ट जैसे कि एनसीडीआरसी, ये सब यहाँ पहुंचते हैं, बायर्स वहाँ पहुंचते हैं, डिले जस्टिस में कहीं नजर आता है और फिर वो ब्लेम करते हैं सिस्टम को। जी हाँ, रियल एस्टेट में ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं और सोशल मीडिया पे बड़े बड़े कैंपेन चलाते हैं, लेकिन वो कैंपेन के जन्म देने में आपका भी बड़ा हाथ है। अगर डेवलपर का हाथ है, अथॉरिटी का हाथ है, एजेंट का हाथ है, तो कहीं हद तक कच्चे लालच के चक्कर में, ग्रीडीनेस के चक्कर में ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जहां मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं,
और कम पेमेंट रख के इन्वेस्ट करने में, मतलब इस पूरे रियल एस्टेट को नीचे की तरफ लाने में, मार्केट को रोकने में आपका भी रोल कम नहीं है। अब कौन सरवाइव करता है इस क्रैश में, ये आपको समझने की जरूरत है। सिर्फ वो डेवलपर जिनका सॉलिड रेपुटेशन होता है, फेयर प्राइसिंग पे लॉन्च करते हैं। फेयर प्राइसिंग में फिर से आपको कह रहा हूं, ये नहीं कि कुछ भी खोल दिया और तेजी में तो हर चीज बिक जाती है। फेयर प्राइसिंग रखते हैं, प्रॉपर अप्रूवल लेते हैं सेल करने से पहले। वो अक्सर डाउनटर्न का शिकार नहीं होते। सेल जरूर रुकती है, सेल सबकी रुकती है ऐसे में, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ बायर्स को भी बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा माल नहीं भी बिका तो वो फाइनेंशियली साउंड डेवलपर्स उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ये एक रेकरिंग साइकिल है, मतलब ये एक पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। हाइप, ओवर एक्सटेंशन, डिफॉल्ट्स और क्रैशेस, ये अपने आप में एक तरह से रिपीटेड साइकिल है जो 2 से 5 साल का अक्सर चलता है। मतलब रियल एस्टेट में जब तेजी आती है तो आप देखेंगे 2 से 5 साल के बीच रहती है। तो अपने आप में ये इंडिकेटर होता है कि मार्केट चढ़ी है तो गिरेगी भी। लेकिन कई बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से बाजार लंबा भी चल जाता है। तो बाजार लंबा चल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बाजार ऊपर गया है तो फॉल्स प्रॉमिसेस के चक्कर में और झूठे लोगों की वजह से बाजार नीचे आता है। नहीं तो रियल एस्टेट मार्केट इतना साफ सुथरा मार्केट है जो हमेशा प्रॉपर्टी पे आपको रिटर्न देने की कमिटमेंट करता है। तो यहां मेरा एडवाइस है बायर से कि आप लॉस में आ सकते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोच समझ के करना है। और ऐसे बिल्डर्स जिनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में है, वो है मार्केट में, ऐसा नहीं है, या एजेंट्स जिनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में है, उन्हीं को अप्रोच करके कॉशियस होके और किसी बहकावे में या हाइप क्रिएट होने पर उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल ना खरीदें। ये वार्निंग साइंस जो मैंने आपको बताया, अगर इसे आप अच्छे से समझते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे मार्केट क्रैश हो। हमें वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और हम सबको मिलकर उठाने पड़ेंगे। और ये हाइप करने वाले लोग हैं, इनको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर सब इग्नोर करेंगे तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर आप भी इसका एक पार्ट बन जाएंगे, इस विशेष सर्कल में आप भी एक पार्ट बन जाएंगे, तो कहीं हद तक ये मार्केट डाउनटर्न की तरफ जाएगी। तो ये इंडिकेशंस इस टाइम जो पिछले 1 सालों में देखा है मैंने, वो इस टाइप के इंडिकेशंस हैं कि इन्वेस्टर्स ने दब के पैसा लगाया, उनका पैसा अटकना शुरू हो गया। तो राइट रेट का प्रोजेक्ट, अच्छी क्रेडिबिलिटी वाला डेवलपर और अच्छी लोकेशन जिससे आप कन्विंस हो, वैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो रियल एस्टेट आपको जरूर रिटर्न देगी। क्योंकि मैं हमेशा आपसे भी कहता हूं कि एक टाइम पे अगर 5 अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीदेंगे तो पांचों प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न देगी। तो प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकलेंगे तब, अगर आप रियल एस्टेट को सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट देकर या 10-20% देके एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह लेके, जिसके पैसे पूरे नहीं है आपके पास, तो मार्केट के फंसने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और आप तो फंसेंगे और भी कई लोगों को लेके जो एक्चुअल में बायर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट भी बीच में रुक जाएंगे। और फिर स्टक प्रोजेक्ट्स की कहानी, और फिर स्टक प्रोजेक्ट्स के लिए स्वामी फंड गवर्नमेंट का लाना और उन प्रोजेक्ट को रिवाइव करना, और फिर एनसीएलटी का आना, और फिर डेवलपर का जेल जाना, ये सब प्रोसेस चलता रहेगा। कभी ईओडब्ल्यू आ रही है, कभी ईडी छापा मार रहा है। ये पूरे जो प्रोसेस है रियल एस्टेट मार्केट को पूरी तरह खराब कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? मुझे वो भी जानना है। आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है? अगर आप मेरी बात से फर्क रखते हैं, आपकी सोच अलग है, तो मुझे आप नीचे अपनी सोच भी बताइए। क्योंकि मैं उन सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे कमेंट्स आप जरूर पढ़ें, ताकि आपको आप सब क्या सोच रहे हैं वो भी पता लगे। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।